पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर बेल्लारी के रेड्डी बंधु के तौर पर मशहूर जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। खनन कारोबारी हैं जनार्दन रेड्डी और अपनी नई पार्टी अब उन्होंने बना ली है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्षा रखा है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो गंगावती चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनार्दन रेड्डी का बीजेपी छोड़ना कितना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होता है, क्योंकि नाराजगी उनकी बहुत लंबे वक्त से जो है वो देखने को मिल रही थी। और अब यहाँ पर आखिरकार उन्होंने 2 दशक पुराना जो अपना रिश्ता था बीजेपी से वो तोड़ लिया और अब अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम उन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्षा रखा है। देखिए, उनके खिलाफ सीबीआई का मामला चल रहा है और मामला अदालत में है। जनार्दन रेड्डी को लगता है कि जिस तरह से उनकी मदद होनी चाहिए थी, उस तरह से उनकी मदद नहीं हो पा रही है और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। पिछले 4-5 महीनों से न सिर्फ जनार्दन रेड्डी बल्कि उनके जो सबसे भरोसेमंद है श्रीरामुलु, जो समाज कल्याण मंत्री हैं बसवराज बोम्मई सरकार में, वो भी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और अपने ही सरकार के खिलाफ कभी नहर का काम का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए नहर के किनारे रात भर सोना, भीड़ इकट्ठा करना, तो ये सारी चीजें साफ तौर पर संकेत दे रही थी कि जनार्दन रेड्डी की बात या तो बीजेपी माने और उनको जिस तरह की मदद चाहिए थी वो मदद दे, नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी का ऐलान कर लिया। जहां तक चुनावों पर असर का सवाल है, बहुत बड़ी परेशानी, चुनौती बीजेपी के लिए है। 5 से 6 जिलों में इनका काफी प्रभुत्व है, वो जो पूरा इलाका है वहां पर, और 6 जिलों का मतलब आप समझ सकते हैं कि कम से कम 30 से 32 सीटें हैं वहां पर। इस पर सीधा इन लोगों का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। तो इसमें बीजेपी का पहले अभी हाल में आपने देखा कि लिंगायत अपना नाराजगी दिखा चुके हैं और अब जनार्दन रेड्डी, तो बीजेपी को दोबारा सोचना होगा कि किस तरह से इन जो लोग उनसे नाराज हो रहे हैं उनको अपने साथ करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 4 महीने के आसपास का वक्त बचा है। आगे बढ़ते हैं। टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का जो मौत का मामला है वो अभी भी थमा नहीं है, वो ठंडा नहीं पड़ा है। मुंबई में टीवी शो के सेट पर मेकअप रूम में उनका शव मिला था। उनके को स्टार शीजान खान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शीजान खान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। उनके कल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिन्हें उसके बाद 4 दिनों के रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक तुनिशा शर्मा शीजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। 15 दिनों पहले शीजान खान ने उनके साथ रिश्ता तोड़ लिया था। एफआईआर के मुताबिक ब्रेकअप के बाद से ही लगातार तुनिशा शर्मा जो है वो परेशान चल रही थी। उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है वो मुंबई के जेजे अस्पताल में करवाया गया और फिलहाल जो पोस्टमार्टम को लेकर खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक उनके शव पर, उनके शरीर पर जख्म के कोई भी निशान नहीं मिले और प्राथमिक जो जांच है उसमें दम घुटने से ही मौत की बात सामने आई है। देखिए, अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मात्र 20 साल की उम्र थी तुनिशा शर्मा की और इतना बड़ा यहाँ पर ये जो वाकया पेश आया है, इसके चलते सभी सदमे में हैं। और क्योंकि सेट पर उनकी जान गई है, ऐसे में जो उनके को स्टार्स हैं, उनके जो साथी कलाकार हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उनके साथ काम करने वाले अभिनेता पार्थ का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जी थोड़ी परेशान थी। क्या वजह सर मुझे अब नहीं कोई नशा वशा नहीं। नहीं, ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम पार्थ है, मैं शो पे ही था, साथ में एक्टर। जी अलीबाबा में जी। तो जिस तरीके से शीजान की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर किस तरीके से आप फेयर समझते हो, या फिर जिस तरीके से तुनिशा की मां ने आरोप लगाया है उसको लेकर क्या बोलना है आपका? मैम ये देखिए, ये 2 लोग का इंटरनल मैटर है जिसमें मैं ज्यादा था नहीं, ठीक है। मैं उस सेट पे था, मैं साथ में काम करता था। बहुत दूर से बाहर से जो दिखता है मैं वही बता सकता हूँ। और खबर गुजरात के सूरत से आई, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है और जिसमें जिन 3 लोगों की हत्या हुई है उसमें एक फैक्ट्री का मालिक भी था।
फिलहाल फैक्ट्री में जो काम करने वाले 2 मजदूर हैं उन पर इन 3 लोगों की हत्या का आरोप है कि दोनों मजदूरों ने फैक्ट्री के मालिक सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट्री मालिक ने दोनों मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया था और ये माना जा रहा है, पुलिस को ये शक है कि कहीं इसी गुस्से में आकर ही तो इन दोनों मजदूरों ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश फिलहाल कर रही है। आज अमरोली पुलिस स्टेशन के जो वेदांत इंडस्ट्रीज है वहीं पे एक सुबह में 9 से 9:15 के आसपास एक घटना बहुत दुखद हुई है। ये घटना में जो फैक्ट्री के जो ओनर है, जो एम्ब्रॉयडरी की एक फैक्ट्री है, उसमें और उसके नाइट शिफ्ट वाले जो मजदूर थे उसी के दोनों में जो अनबन हुई है, उसी हिसाब से इसमें छुरी से ये तीनों का अभी दुखद अवसान हुआ है। ये नाइट शिफ्ट में दोनों अक्यूज थे वहाँ, जो वहाँ वर्कर्स है। 10 दिन से पहले ये यही फैक्ट्री में एम्ब्रॉयडरी में काम में लगे थे। नाइट में एक जो वर्कर्स सो गया था, उसी हिसाब से सुबह में 8 बजे ये जो फैक्ट्री के ओनर वहाँ पहुँचे, उसी के बारे में जो बोलाचाली हुई, उसी में ये पूरा झगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उरी में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 8 AK-74 राइफल्स बरामद हुई हैं, 24 मैगजीन बरामद की गई हैं, 560 जिंदा कारतूस भी मिले हैं सुरक्षा बलों को। 12 चाइनीज पिस्टल बरामद की गई हैं। इसके अलावा 14 पाकिस्तानी और चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और सेना का ये साझा ऑपरेशन था जिसमें हथियारों का ये जो जखीरा है ये बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी भी ये है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा पार से किस तरह से बड़ी साजिशें जो हैं वो रची जाती हैं और सुरक्षा बलों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है वहां पर काम करना। तो ये उरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, कई पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 8 AK-74 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। कल शाम को की कोशिश की जाएगी और ऐसा पुश करने की कोशिश की जाएगी इनको, और उससे पहले के साथ तो एक बार फिर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं जो दिल्ली पहुंच चुकी है शनिवार को, और आज राहुल गांधी जो हैं हमारे देश के महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग समाधि स्थलों पर वो पहुंच रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले वो अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर भूमि पहुंचे और उसके बाद शक्ति स्थल पहुंचे जहां पर उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त वो शांतिवन पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर भी जाएंगे राहुल गांधी। विजय घाट वो पहुंचेंगे। दरअसल कल ही ये कार्यक्रम था श्रद्धांजलि देने का तमाम महापुरुषों की समाधि पर जाकर, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ये बात आई कि क्योंकि यात्रा जो है उसमें कुछ थोड़ी देरी हुई, जिसके चलते ये कार्यक्रम जो है इसे बदलना पड़ा। तो शांतिवन इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर, उन्हें श्रद्धांजलि देकर लौटते हुए। उनके साथ हम देख पा रहे हैं केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही हैं कि इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए, जो संगठन है उसे मजबूती यहाँ पर मिले। और आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में अच्छी खासी ठंड यहाँ पर पड़ रही है और सुबह का वक्त है जब मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक जो हवाएं हैं वो भी तेज़ हवाएं चलेंगी। इसके अलावा ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है उसमें एक बात ये भी है कि राहुल गांधी को आखिर ठंड क्यों नहीं लग रही है, वो गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से आज की तस्वीरों के बाद ये सवाल जरूर उठने वाला है। तो अलग अलग महापुरुषों की समाधि पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव जो है इस वक्त दिल्ली में है, 9 दिनों का ब्रेक है और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश पहुंचेगी।
तो अब आपको यहाँ पर बता दें कि लगातार छुट्टियों का वक्त भी चल रहा है और ये भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, सैलानी जो हैं वो अब निकलने लगे हैं। जैसे ही कोरोना के मामलों में कमी आई उसके बाद सैलानी भी बढ़ने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों को इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं जो हवाई यात्रा है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो जो लोग अपना वक्त बचाने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे, अब वो भी अपने पैसे बचाने के लिए हवाई यात्रा से बचते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद पहली बार इस समय कोरोना के इतने कम मामले हैं और यही वजह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विमानों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पॉकेट को चुभने लगे हैं। हम पहले भी दिल्ली आए थे अगस्त में। उस वक्त फ्लाइट का किराया कम था। पहले विजयवाड़ा तक का किराया 6-7 हजार रुपए था, लेकिन अब 3 दिन पहले 24,000 के करीब है। पहले 10-11 हजार में आना जाना हो जाता था। काफी फर्क आ गया है। प्रीवियस टू कोविड इट वाज कोविड के पहले 3,000 रुपए का टिकट था, लेकिन अब 5,000 हो गया है। सरकार कह रही है कि वो सबके लिए फ्लाइट में यात्रा अफोर्डेबल बनाएगी, लेकिन दाम दोगुना बढ़ गए हैं। सरकार को कुछ करना होगा। फ्लाइट्स टू एवरीवन। विमान के किराए बढ़ने का फायदा रेलवे को मिलता दिख रहा है। टिकटों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पहले रांची से दिल्ली तक का किराया 4 से 5 हजार था, अब शुरुआती 7 हजार से है। हम ट्रेन से आने के बारे में सोचने लगे थे। राजधानी का किराया इससे कम है। हालांकि इसके बावजूद ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई का वक्त है। मैम उतने लॉसेस रिकवर तो नहीं हुए, बट हाँ रिकवरी की तरफ हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकवर हो रही हैं। जो हमारा पैसेंजर लोड है वो पहले से बढ़ गया है। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो वो कई जगह पे इम्प्रूव हो गया है। पिछले जो टेन्योर थे उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें वो रिकवरी देखने को मिली है, बट टूरिज़्म में थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से जो लोकल लेवल पे है उस पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। प्रशांत पिट्टी, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि घरेलू उड़ानों में अब महामारी से पहले से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अभी कम है। इसकी वजह ना तो बढ़ता किराया और ना ही घटती मांग। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड वापस पहले जैसी हो गई है और डोमेस्टिक फ्लाइट की डिमांड पहले से ज्यादा हुई है। वहीं होटलों के किराए भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सभी 4-5 स्टार होटल्स पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन जो छोटे होटल थे उनमें से करीब 30% वापस नहीं आ पाए। दिल्ली से प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।